नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। हमारी आज की जो शख्सियत है, अगर उनके लिए मैं ये कहूँ कि हज़ार बर्क़ गिरें, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ऐसी ही है हमारी आज की मेहमान, जिन्हें ज़िंदगी ने हमेशा आजमाया और इन्होंने ज़िंदगी को, जिनकी कलम की धार बनी सामाजिक मुद्दों की पैरोकार, इल्म अदब की शानदार शख्सियत, हिंदी और डोगरी साहित्य में जिनके योगदान को बरसों बरस याद रखा जाएगा। हमारी आज की मेहमान है कलम की दुनिया का जाना पहचाना नाम पद्मा सचदेव। अपनी जड़ों को अपनी जमीन में तलाश कर किरदार साथ देंगे कहां तक उधार के। ऐसी ही जमी और मिट्टी की खुशबू है उनकी कलम में, क्योंकि बचपन से उन्हें घुट्टी में मिली संस्कृत और अपनी मादरी जबान डोगरी की बेहतरीन शिक्षा। पद्मा सचदेव जम्मू के पुरमंडल गांव में प्रोफेसर जयदेव जी के यहाँ जन्म लेने वाली पद्मा को बचपन से ही लोक साहित्य में बहुत रुचि थी। जिंदगी में जिन मरहलों से गुजर हुआ, उसका रंग उनकी रचनाओं और लोकगीतों में बखूबी झलका। मोमबत्ती बला दी है, मोमबत्ती कला दी है, मोमबत्ती सला दी है, रोम रोम जिंदुदा, रोम रोम जिंदुदा। कॉलेज में पहले ही साल में उन्हें डोगरी भाषा की पहली कवयित्री का खिताब मिला। बेशुमार रचनाओं में पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करती महिलाओं का दर्द और इंसानियत, दर्दमंदों और गरीबों की व्यथा को उन्होंने बखूबी दर्शाया, जिसे पाठकों ने सराहा भी। और यही वजह रही कि उनके साथ इस सफर में जुड़ी कला साहित्य की बड़ी जानी मानी हस्तियां। अपने इस सफर में वो आकाशवाणी से जुड़ी और यही मुलाकात हुई मशहूर मारूफ कलाकार सुरेंद्र सिंह जी से, और उसके बाद जिंदगी का रंग खुशनुमा हो गया। खट्टी मीठी यादों को सहेजे दोनों का वक्त खूब गुजरा। राजा दिया मंडिया, मधुबन, तवीत चनहर, नहरिया गलियां, पोता पोता, निम्बल, उत्तर वाहिनी जैसी बेशुमार रचनाएं पाठकों के बीच उनकी कभी ना भूलने वाली यादों की तरह है। आऊं गई गुआची दी घरै थमां, मेरी जोत खबाची दी भरें थमां, मिगी अन्नी करी जिने सुट्टिया हा, मेरा बाड़ुआ छा बूटा पुट्टिया हा, मेरे बूटे की बूर भी पेदा ने हा, मेरा सज्जन दूर भी गेदा ने हा, जिन्हें कंबदियां टालियां पुट्टी लियां, वो दंदल दराटियां तुंडियां ना, ये राजे दियां मंडियां तुंडियां ना। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी से उनका स्नेह और खुद लता जी की उनसे कुर्बत और मोहब्बत की मिसाल है लता जी पर लिखी उनकी किताब और डोगरी में गाए लता जी के गीत। लोक पन्नन सिकरिया बादाम पन्ने तू अपनी साहित्यिक यात्रा में उन्हें बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, जम्मू कश्मीर अकादमी द्वारा रोव ऑफ ऑनर और पद्मश्री जैसे सम्मान खास हैं। आज की तारीख में भी वो अपनी धुन में मग्न जिंदगी के खट्टे मीठे लम्हों को अपने कलम के जरिए सहेजने में मशगूल हैं। बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है पद्मा जी। आपको अपने सामने देख रही हूँ तो बस अब मेरा पहले तो शुरुआत ही यहीं से दिल चाह रहा है कि मैं आपसे डोगरी लोकगीतों की कुछ लाइनें जरूर सुनूं। बिन्ना ले जोगिया बेड़े आ जोगिया, बिन्ना ले जोगिया बेड़े आ जोगिया, मेरे प्योके दी गल सुना जोगिया, बिन्ना ले बेड़े आ बिन्ना ले। क्या बात है। योगी आओ मेरे आंगन में बैठो, मुझसे बात करो, मुझे मेरे मैके की बात सुनाओ कि वहाँ क्या हो रहा है। क्या बात है। बात मायके की है तो हम वहीं चलते हैं, मायके की ही तरफ चलते हैं। पुरमंडल के एक छोटे से गांव से आप आती हैं, पिता आपके बहुत बड़े स्कॉलर रहे।
बचपन से ही आपने उनके घुटनों पर बैठकर संस्कृत के श्लोक और हिंदी पढ़ना सीखा, मतलब घुट्टी में मिला आपको। कैसे याद करना चाहेंगी माता पिता को आज? पिताजी तो 1947 में नहीं रहे। जैसे तुम्हें पता है 1947 में लाखों गोलियां चली, एक हमारे घर में भी लगी और हमारे सर से आसमान फट गया। माँ छोटी सी थी, 22-23 बरस की, और इतनी सुंदर थी मेरी माँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो उन्होंने कैसे वैधव्य काटा, और कैसे मैंने 7 बरस की लड़की ने जिसके दूध के दांत नहीं टूटे थे उनके साथ वैधव्य काटा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भाषा की अगर मैं बात करूं तो आपको बचपन से ही भाषा का संस्कार भी मिला जी, और उसको बरतने का सलीका भी मिला। तो कैसे कुछ सीखा आपने, क्योंकि पिता तो बहुत कम उम्र में आपका साथ छोड़ गए। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, MA LLB थे आज से 100 साल पहले, है ना। तो उनके हमारे घर में ये था कि हम राज पुरोहित, राज पंडितों की बेटी हूँ मैं, तो हमारे घर में ये था कि शिक्षा देना बहुत बड़ा काम होता था। तो घर में लड़के आते थे पढ़ने, हम मीरपुर कॉलेज में थे मेरे पिताजी। तो उस वक्त मैंने देखा कि किस तरह बच्चे, जो लड़के थे बड़े बड़े, मैं उनको बच्चे ही कहा करती थी, खुद मैं 6-7 बरस की थी, दांत वांत अभी दूध के टूटे नहीं थे, लेकिन मैं पिताजी बच्चे कहते थे, मैं भी बच्चे ही कहती थी। तो वो लोग पढ़ने आते थे, तो वहाँ से मैंने ये संस्कार मेरे भीतर पड़ा कि पढ़ाई सबसे उत्तम चीज़ है। बहुत कम उम्र में आप रेडियो स्टेशन से जुड़ी। हाँ, मैं बचपन में जाती थी बच्चों के प्रोग्राम में। तब हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा जी के पिता थे वहाँ, पंडित उमादत्त जी। तो वो मुझे याद है, बड़ा सा थाल लिए, उसमें बर्फी रखी रहती थी। बर्फी मुझे बहुत पसंद है। तो हमें एक एक टुकड़ी बर्फी देते थे, और कुछ हम बोल आते थे, कुछ पता नहीं। लेकिन मुझे रेडियो से बहुत प्यार था, इसलिए सारी उम्र मैंने रेडियो की नौकरी की। रेडियो की नौकरी की। तो रेडियो में आप किस पद पर जुड़ी, कैसे शुरुआत हुई, फिर उसके बाद आप डोगरी लोकगीतों से कैसे जुड़ जाते हैं? अरे, डोगरी लोकगीतों से तो मैं तब से जुड़ी जब से मैंने सांस लेना शुरू किया। क्योंकि जब पिताजी नहीं रहे तो मेरे ताऊ जी आकर, ताऊ जी भी बहुत बड़े पंडित थे, पंडित चक्रपाणी शर्मा बहुत बड़ा नाम था। तो हम लोगों को वो गांव ले गए, तो हम लोग वहीं चले गए थे। उसके बाद मेरी माँ जम्मू आ गई थी, क्योंकि माँ ने सोचा कि इनके पिताजी इतने पढ़े लिखे थे तो इनको भी मैं पढ़ाऊंगी जहाँ तक हो सकेगा। तो गांव में मैं देखती कि गोबर लिपि छतों पर, कानों पर हाथ रख के औरतें गा रही हैं। हमारे यहाँ एक चन्न होता है ना, चन्न माड़ा चढ़िया ते बैरिया दा ओले, बैर पटाओ माड़ा चन्न मुँह बोला है, मेरा चांद बेरी के दरख्त के पीछे चढ़ा है, बेरी का दरख्त कटवा दो ताकि मेरा चांद मुंह से बोल सके, मिलना जरूर मेरी जान। क्या बात है। तो मैं तब जुड़ गई इनके साथ, लोकगीतों के साथ। लोकगीतों को फिर आपने कविता में ग्रहण करना कैसे, कब शुरू किया? जब मैं लोकगीत गाती थी तो उसमें ऐसे होता था ना, कोई गीत बड़ा चढ़ता है, सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं, धुन बड़ी अच्छी होती है, ढोलक टनाटन बज रही है, तो वो बढ़ता जाए ऐसा होता था, तो मैं छंद जोड़ देती थी। जो एक पढ़ने लिखने की बात होती है या साहित्य का कोई विधा होती है, वो मेरे खून में बहती थी, लेकिन वो मैंने लोकगीतों में जाकर वो इतनी बड़ी हो गई कि मैं उसमें डूब गई। और जब आपको कहा जाने लगा, या जब आपको खिताब मिला पहली कवियत्री डोगरी भाषा की, कैसा महसूस हुआ था तब? डर लगता था हमेशा। कविता पढ़कर आती थी, सब लोग इसलिए भी कि पहली कवित्री है और वाह वाह करेंगे तो और लिखेगी, तो वाह वाह करते, तो मैं सोचती पता नहीं ये वाह वाह कब तक रहेगी, दूसरा गीत कब आएगा, दूसरी कविता कब आएगी, हमेशा ये डर रहता था, बहुत डर रहता था। उर्दू भी सीखी आपने? अरे, उर्दू से मुझे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि डोगरी के बाद सबसे पहली जो भाषा आती है वो उर्दू है, हिंदुस्तानी है। ना इसमें ज़्यादा मोटे संस्कृत के शब्द हों, ना उसमें फारसी के शब्द हों, जो हिंदुस्तानी भाषा है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और उर्दू से इतनी मोहब्बत थी, चूँकि हमारी रियासत अकेली रियासत है, जम्मू कश्मीर रियासत, जहाँ उर्दू ज़बान सरकारी ज़बान है आज भी। बिल्कुल। तो इसलिए हम तो उर्दू वाले हैं। लिखा उर्दू में भी? सुना दूं तुम्हें? सुनाइए कुछ। एक मैंने कुछ कविताएं लिखी जब मैं मुंबई चली गई, तो वहाँ अली सदार जाफरी थे,
जानसार अख्तर थे, वहाँ पर और लोग थे, इस्मत आपा थी, कुरतलैन हैदर थी, है ना। तो सब लोग कहे अरे तुम उर्दू में भी लिखो, उर्दू में भी लिखो, डोगरी में लिखती रहो। तो जब मैंने उर्दू में लिखना शुरू किया तो छपना शुरू हो गया। तो एक दिन मैं घर में अकेली बैठी थी, सरदार जी अभी आए नहीं थे मेरे पति। तो मैंने कहा पद्मा सचदेव लानत है तुम पर, अब उर्दू की तरफ बहोगी तो उस तरफ अगर बहती हुई दूर निकल गई तो डोगरी कहाँ रहेगी, डोगरी में कौन लिखेगा। आज बड़ी लड़कियां लिख रही हैं, उस वक्त मैं अकेली लिखती थी। तो मैंने छोड़ दिया। हालांकि मन में बहुत बुरा लगा, छप रही थी सब जगह उर्दू में भी। तो मैं तुमको एक पहली ये सुना देती हूँ, समंदर आ समंदर आ। समंदर आ समंदर आ, मुझे था चाओ मैं मल्लाह की बीवी हुई होती, अंधेरी रात की तन्हाइयों की मांग भर देती, तेरे तारीक दामन पर सजा देती दिए सारे, जो मेरी नाव की टूटी रसोई में जगह होते, तेरी लहरों की सांसों पर मचलते हाथ ना आते। समंदर आ समंदर आ, समंदर आ, मैं तेरी गहरी नीली धारियों में बह के खो जाऊं, तेरे मोती तेरे मूंगे तेरे मन के सजोलूं मैं, तुझे एक सांस में पी जाऊं, तुझ में गर्क हो जाऊं, तेरी एक लहर को भींच लूं, तन से लगा लूं मैं, ये मेरी सौतने हैं तुझ पे करती हैं यही जादू, ये लहरें कितनी चंचल हैं, नहीं इन पर तेरा काबू। समंदर आ, मैं दुख्तर हूँ ज़मीं की, तुझको बतलाऊं कि हम लहरें नहीं इंसान हैं, जीती हैं या मरती हैं, ज़मीं की बेटियां हीरे मोहब्बत कैसे करती हैं। समंदर आ समंदर आ, मतलब इस तरह की बड़ी नज़में थी जो मैंने लिखी और बहुत सराही भी गई। जिंदगी की जंग लड़ने का हौसला कहाँ से और कैसे मिला? जब पिताजी नहीं रहे तब लगा जिंदगी के साथ खुद ही लड़ना है, हंसना भी इसके साथ है, रोना भी इसके साथ है। कोई नहीं है, अगर मैं हंसूं तो मेरे पीछे थपकी देगा या रोऊं तो मेरे कोई आंसू पोंछेगा। इसलिए ज़िंदगी मुझे इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हुआ, अंतड़ियों का टीबी, तो मैं श्रीनगर में थी, श्रीनगर द्रुगजन अस्पताल में मैं थी और वहाँ के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर हफीजुल्लाह साहब थे और 3 बरस मैं वहाँ रही, अस्पताल में 3 बरस हैं। और वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर हफीजुल्लाह साहब मेरी माँ भी थे और मेरे बाप भी थे। वो इतना स्नेह, उनके घर के बच्चे अभी तक, उनके नवासों के बच्चे सब लोग पद्मा आंटी कहते हैं। और मैं श्रीनगर में जब भी जाती हूँ वो मुझे गले से लगा लेते हैं। डॉक्टर साहब नहीं रहे 1966 में, लेकिन तो आप भी मानती हैं ये कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता? नहीं, मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता। देखो, जब भगवान ने ऊपर से हमें नीचे भेजा तब उसने ये बनाकर नहीं भेजा कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, वो तो हमने बनाया है इसलिए कि हम लड़कर जिंदगी गुजारे, मोहब्बत में जिंदगी नहीं गुजारे। फिर दिल्ली आती हैं आप और उसके बाद वो जो तमाम तलखियाँ थीं, वो जो तकलीफ़ें थीं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हैं क्योंकि मोहब्बत फिर एक बार आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। तो यहाँ मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि सुरिंदर जी से आपकी मुलाकात और फिर वापस ज़िंदगी का आप पर मेहरबान हो जाना। ज़िंदगी हमेशा मेहरबान रही सबीना, क्या बताऊँ मैं। कभी जब अल्लाह मियाँ के पास जाऊँगी तो मैं उनको कहूँगी आपने मुझे क्या नहीं दिया, इसलिए मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, बिन मांगे आपने सब मुझे दिया। तो जब मैं जम्मू में थी तो सरदार जी वहाँ थे ड्यूटी ऑफिसर और मैं अनाउंसर थी। तो ये हमेशा बहुत अच्छे घराने के हैं, चूँकि बड़े अच्छे से बात करते और लोग मेरी बातें भी करते थे। मैं कवित्री थी, है ना। और उस वक्त तुमको पता है जो नादानियाँ होती हैं वो आदमी सब करता है, ना करे तो फिर कैसी ज़िंदगी है। 16-17 बरस 18 बरस की हो गई फिर या 19 की। लेकिन जब मैं रेडियो में गई तब मैं मेरी आउटस्टैंडिंग कैटेगरी आई थी। अच्छा। आवाज़ में और बोलने के तरीके में वगैरह ऐसे, मतलब है हम लोग दोस्त थे। जैसे शाम की ड्यूटी है और चाय मंगवाते थे सरदार जी, चाय का इनको बड़ा शौक़ था तो मुफ्त में पिलाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। ध्वनि बच गई, उस वक्त ध्वनि की बड़ी कीमत हुआ करती थी। हाँ। आज नहीं है, मैं जानती हूँ। हाँ। तो इनको मुझे लेकर ये लोगों से कहते थे भाई तुम लोग की पहली पोइटेस है ये डोगरी की और तुम लोग इस पर कोई कम मेहरबान हो, क्या बात है। वो मुट्ठी भर लोग थे। कुछ लोगों ने उस वक्त बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब थे हमारे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के, तो उन तक चिट्ठी गई कि ये लड़की जो है यहाँ नहीं रहनी चाहिए।
तो बख्शी साहब को मिलने मैं गई। जब तो बख्शी साहब कह लगे ये क्या गोई, मैं तो हमेशा खबर क्या तो पत क्या, ये अब मैं कश्मीरी बोलने लग गई हूँ। हाँ। तो बख्शी साहब ने कहा कि ठीक है। उन्होंने चिट्ठी लिख कर दी, यहाँ पर भट्ट साहब हुआ करते थे तब डायरेक्टर जनरल। तो उन्होंने कहा जैसे मेरी बेटी है शमा वैसे मेरी बेटी है पद्मा, ये जहाँ कहे इसको वहाँ लगा दो। तो मैं जब यहाँ आई तो सरदार जी ने मुझे थोड़ा सा हल्का सा हिंट दिया। तो वो कहने लगे आप जम्मू में मत रहिए, लोग आपको मार डालेंगे, आप दिल्ली चली जाइए और ख़बरें पढ़िए। तो मैंने डोगरी में ख़बरें पढ़नी शुरू की और मैं दिल्ली आ गई। फिर 1966 में मेरी शादी जनवरी में सरदार जी से हो गई और मैं इतनी खुशनसीब हूँ, इनकी माँ इतनी अच्छी थी, मतलब मुझे देखती रहती थी वो। कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल निभाया, मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें, फिर अपनी राय से हमें नवाजें। आइए देखते हैं। पद्मा जी, आपसे पहला परिचय तो लेखिका के बतौर हुआ था, लेकिन दूसरा परिचय अपनी माँ की एक बहुत अच्छी मित्र के रूप में भी हुआ था और दोनों ही जगहों पर आपने भरपूर प्यार दिया हम लोगों को, सबको। आपके साथ बैठ के तबीयत खुश हो जाती है और इतनी तरह की बातें और इतनी तरह के किस्से कहानियाँ आपके अंदर से निकलते चले आते हैं जो अमूमन आजकल के दौर में लोगों से सुनने को नहीं मिलते। एक तरह से आप लोक कथाओं की, लोक संगीत की, लोक गाथाओं की और हर तरह की गॉसिप की खान है और हमको बहुत मज़ा आता है आपको सुनने में। मेरी माँ भी अफसाना निगार थी, मैं भी हूँ, और इसलिए आप हमको इतना रॉ मटेरियल दे देती हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब शिवानी जी की तबीयत अच्छी नहीं थी, उन्होंने कहा था एक बार पद्मा से कहना आके मिल जाए, और मैंने आपसे कहा था आप दीदी से मिलने आ जाइए, उसका दिल बड़ा खुश हो जाता आपसे मिल के। और आप आई ही नहीं, आप उसके लिए ख़ास तौर से जम्मू की खमीरी पूरियाँ बना करके लाई थी जो उनको बहुत पसंद थी। और मेरी माँ बहुत इस चीज़ से टच हुई, हालांकि लिवर की बीमारी थी, उनको ये सब तली भुनी चीज़ें खाना मना था, पर बड़े शौक़ से उन्होंने एक पूरी खाई और मुझसे कहा बड़ी अंदर तक तृप्ति हो गई, कितने प्रेम से बना के लाई है। तो ये जो आपकी मानवीय झलक है ये हम लोगों ने बहुत करीब से देखी है और आपकी लेखनी की तो मैं हमेशा से बहुत प्रशंसक रही हूँ। आपसे जब हमारी पहली मुलाकात हुई लगभग 26-27 साल पहले, मैं साहित्य एकेडमी का सेक्रेटरी था। आप तब बम्बई से दिल्ली में परमानेंट रहने के लिए आई थी, पास ही आपका मकान था और वहाँ से चलकर आप आई थी और मेरे दफ्तर में आप आई। कुछ दिनों में मुझे पता चल गया कि आप कैसी हैं। दबंग शब्द का क्या कोई स्त्रीलिंग है पद्मा जी, आप जानती हैं? मुझे जैसे जैसे आपसे मेरा परिचय बढ़ने लगा, मुझे लगा कि सचमुच आप एक दबंग औरत हैं। पद्मा जी, पहले दिन से ही तो आपने मुझे भाई बना लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये गांव की एक ऐसी परंपरा है जिससे आप छोटी उम्र से जुड़ी रही हैं। मैंने तो कम से कम पद्मा जी कह सकता हूँ भाई का रिश्ता मैंने पाला है आपके साथ, और आपने भी बहन का रिश्ता, बड़ा अटूट रिश्ता है यार। बड़े भाई होने के नाते मैं क्या दे सकता हूँ आशीर्वाद के अतिरिक्त? मेरे सारे आशीर्वाद आपके साथ हैं। ब्यूटीफुल पद्मा जी, क्या कहना चाहेंगी? बड़ी खुशनसीब हूँ। आपकी तो आंखें बहुत नम हो गई। खुशनसीब हूँ। हाँ। बहुत खुशनसीब हूँ। और मृणाल थोड़ी सी इसको अकड़ू कहती थी दीदी, बचपन से ही ऐसी है। पर मृणाल बहुत मन की बहुत प्यारी लड़की है, और लड़की इसलिए कहूँगी कि मैं उसकी माँ की दोस्त हूँ और घर में जब भी जाओ उनको ये दीदी ही कहती थी। अच्छा। अपनी माँ को मम्मी नहीं कहती थी, दीदी ही कहती थी। और दीदी तो क्या चीज़ थी, मतलब ऐसा जुमला कहाँ से शुरू किया, कहाँ ख़त्म किया और कितना खूबसूरत है वो शिवानी दीदी जानती। बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारे ये जो मेरे भाई साहब हैं, ये भी कमाल की चीज़ है। मजाल है जो किसी की बेजा बात सुन जाए ना। जितनी देर ये रहे, मैं समझती हूँ साहित्यिक आदमी का वो स्वर्णिम युग था। लता मंगेशकर जी से मैं आपका चाहती जुड़ना थी, कैसे हुआ? वो मेन बात यही थी। हाँ। कि वो मेरे गीत गाए, पर वो इतनी अच्छी महिला हैं। एक कहीं पे बिल्कुल मुझे लगता ये मेरी बेटी है,
कभी लगता ये मेरी माँ है। वो इस तरह की स्त्री हैं। मेरी ज़बान दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़बान है डोगरी। अगर इसमें सबसे बड़ी गाने वाली दुनिया की ने नहीं गाया तो क्या हुआ। तो फिर दीदी के मैंने आना जाना शुरू किया और उन्होंने जो गीत गाए वो लाखों में बिके। वो पिछली बार मैं गई तो कह रही थी, मैंने कहा बड़ी दीदी लाखों में गीत बिके, 1-1 रुपया भी मिलता है एक रिकॉर्ड का, तो लाखों मुझे मिलते। कहने लगी मुझे भी 2 नहीं मिली, तू क्या बात कर रही है? ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहूँ जिसे, क्या बात है। आई ना क्यों ना दूं के तमाशा कहे जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहे जिसे। वाकई तो मैंने जो उनकी किताब लिखी है उसका नाम भी मैंने यही रखा है, ऐसा कहाँ से लाऊं। उनका कोई जवाब नहीं। पद्मा जी, आपने काफ़ी रिकॉर्डिंग्स भी लता जी की अटेंड की, और वहाँ के बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। 1000 रिकॉर्डिंग। जब मैंने जाना शुरू किया तो मुझे पता था उस छोटे से कमरे में सिवाय गाने वाले के, जैसे रफ़ी साहब हुए, किशोरदा हुए और लोग हुए और दीदी, बस और कोई नहीं होता था। बरमंदा आए, लोता ये कौन है? मैंने सोचा अब निकाल देगा मुझे बूढ़ा। तो दीदी ने कहा दादा ये मेरी फ्रेंड है। मैं बड़ी खुश हुई कि मुझे फ्रेंड कह रही हैं, क्योंकि उस वक्त मैं इस चक्कर में थी, ये मेरे डोगरी के गीत कब करती हैं। तो उस वक्त से मैं 1000 रिकॉर्डिंग अटेंड की उनकी। तो आपकी पसंद का कोई एक गीत सुना दीजिए। एक मैंने गीत लिखा था, हाँ। जाड़े के दिन आए चिट्ठी भेजना माए, ठंडू दे दिन आए, ठंडू दे दिन आए, चिट्ठियाँ भेजिया माए, चिट्ठियाँ भेजिया माए, बीर लौकड़ा जदूं भी बोए, बीर लौकड़ा जदूं भी बोए, मिगी नींदरा पहले थोए, कियान मां जाए, कियान मां जाए, चिट्ठियाँ भेजिया माए। कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम मकाम भी रखते हैं, मैं चाहूँगी उन्हें आप देखिए ज़रूर। आइए देखते हैं। पद्मा जी, आपकी और मेरी शादी को अब 50 वर्ष होने वाले हैं, माशाल्लाह। और उससे पहले 2-3 बरस मैं आपको शादी के लिए मनाता रहा। इसलिए आधी सदी से ज़्यादा हो गई है। मैं आपके लेखन का मद्दाह हूँ और मैं ईमानदारी से ये मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत खुशी की और सौभाग्य की बात रही कि मैं आपको मिला, और काफ़ी घबराहट के बाद मैंने एक दिन आपके पास अपनी शादी का प्रस्ताव दिया, जिसका आपने 3 दिन के बाद जवाब दिया। मुझे लगता है कि इस वक्त आप अपनी सलाहियतों की चरम सीमा पर हैं। भगवान आपको ऐसा ही बनाए रखे। मैं जब नया नया दिल्ली आए थे, आप मुझे हिंदी सिखाते थे, मेरा हिंदी की सुधार में बार बार बोलते थे, वैसा नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटे, ऐसा कहना चाहिए करके मेरे जो बम्बई का हिंदी को सुधारने के लिए आप कोशिश करते थे, और वो चीज़ आज भी हम घर में भी याद करते हैं आपको। और आपके जैसा लोग हम जानते हैं, ये भी हमारे सौभाग्य है, क्योंकि आप में मैंने हमेशा एक बहुत बड़े इंसानियत को देखा। लेखक तो है ही आप बड़े, आपके लेखक का विश्लेषण को करना मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन एक इंसानियत के रूप में तो हम आपको हमेशा याद करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे और हमारे पत्नी जी, और जब हमारे माता जी थे तभी भी आप हमारे घर आए थे। और ऐसे लेखक में ऐसे गुण रहना ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड अकेडमी इज़ ऑलवेज ready to do whatever it can be done, and we will do we will get it done, the translations, and so that this Dogri literature will go into other languages of India. हाय मम्मी, बचपन से लेकर आज तक अगर एक चीज़ मुझे आपके बारे में कहूँ कि सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करिए मेरे लिए, जो बचपन की भी वही याद है और आज की भी वही याद है, वो है आपकी एनर्जी, आपकी लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी। बचपन में भी आप हमेशा दनदनाती हुई,
फुल चीयरफुल शोर मचाती हुई आती थी, आज भी आपका डेसिबल लेवल कम नहीं हुआ है। मम्मी, आई एब्सोल्युटली सैल्यूट दैट स्पिरिट एंड आई रियली होप कि मेरे अंदर भी वैसी एनर्जी हमेशा बरकरार रहे। आधी एनर्जी तो आपको देख के ही आ जाती है। क्या बात आपने है। भी मुझे बचपन में बहुत कहानियाँ सुनाई, लेकिन अजीब बात ये होती थी कि आप कभी किसी किताब से पढ़ के नहीं सुनाती थी। जब मैं बड़ी हुई और आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन का प्रीफेस मैंने पढ़ा, तब जाकर मुझे समझ में आया कि एक्चुअली वो सारी कहानियाँ आप उस वक्त ऑन द स्पॉट मेरे लिए बनाती थी। मम्मी, बस इस तरह ही शोर मचाते रहो, डैडी नाल लड़ते रहो, मैनू डांटते रहो और अपनी एनर्जी सानू सब नू देंदे रहो। ऑल द बेस्ट मम्मा, लव यू। क्या बात है, सो बहुत अच्छा स्वीट बोली मैसेज, बहुत अच्छा बोली। इतना डांटती है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं कहती हूँ मुझे मेरी सास ने नहीं डांटा, तुम क्यों डांटती? हाँ, उसका हक बनता है। चलते चलते हमारी ऑडियंस को या मैं कहूँ जो लोग भी इस समय हमें देख रहे हैं, उन्हें कोई एक मैसेज आप देना चाहें। एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं। अगर ये वो मैसेज लोग मेरा माने तो सब कुछ उसके भीतर आ जाएगा। अपनी भाषा बोलिए, पंजाबी हैं पंजाबी बोलिए, कश्मीरी हैं कश्मीरी बोलिए, डोगरे हैं डोगरी बोलिए। दक्षिण भारत ने संस्कृति को बहुत संभाला हुआ है, संभाले रखिए, लेकिन उत्तर भारत में बड़ी ज़रूरत है। अपनी संस्कृति को लोग भूल गए हैं। हिंदी भी बोलिए, लेकिन अपनी भाषा का भी हाँ, हिंदी तो ज्ञान हमारी रखिए। राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल, हाँ। हमारे एक कवि हैं, हाँ। देखो दीनू भाई पंत, हमारे शुरू के कवि, उन्होंने लिखा है, हिंदी साड़ी दादी है ते डोगरी है माँ, दादी थार दादी है ते माऊ थार माँ। कि हिंदी हमारी दादी है तो डोगरी हमारी माँ है। माँ का अपना स्थान है और दादी का अपना स्थान बिल्कुल। है। तो इस बात को याद रखिए। पद्मा जी, चलते चलते आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत ज़रूर बताइए ताकि मैं अपनी ऑडियंस के लिए उसे प्ले कर सकूं। देखो, ये फिल्मी गीत तो नहीं है, पर ये नात है। हाँ? मुगले आजम की नात मुझे बड़ी पसंद है, बेकस पे कर्म कीजिए। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। तो शख्सियत में आज आप तशरीफ़ लाई पद्मा जी, आपका बेपनाह शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, इतना कुछ तुमने खिलाया, इतना हंसी मजाक हुआ, और तुम्हें देखकर तो मैं वैसे भी खुश हो जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।